बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा 3 मार्च को होने वाला है बेटा। सत्र 2022-23 के लिए हम इस पेपर का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि पेपर किस तरीके से कितने पार्ट्स में डिवाइड होकर आता है, प्रश्न किस तरीके से दिए जाते हैं और प्रश्न कितने नंबर्स के आते हैं, उनका पैटर्न देखेंगे, कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। क्योंकि बेटा जो सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है बेटा उसमें जो है इतिहास से भी प्रश्न आते हैं, भूगोल से भी आते हैं बेटा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है बेटा, भूगोल हो गया हमारे पास में, और राज व्यवस्था बेटा, राज व्यवस्था से यानी कि पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। और फिर बेटा इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं बेटा, इसको भी हम लोग देखेंगे अभी। इतिहास से कितने प्रश्न आ रहे हैं, भूगोल से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, और राज व्यवस्था से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और हमारे अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं बेटा। जैसे कि सभी लोगों को मालूम है बेटा, पेपर जो है कक्षा 10 का वो 70 नंबर का होता है बेटा, पूर्णांक, ठीक है। समय जो दिया होता है बेटा 3 घंटे 15 मिनट हम लोगों को पेपर को करने के लिए मिलता है, और जिसमें क्या होता है बेटा, सामान्य निर्देश दिए होते हैं हम लोगों की। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए होते हैं बेटा। यानी कि पेपर में जो 15 मिनट हम लोगों को दिए गए होते हैं बेटा, उसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना था, पूरे पेपर को पलट कर देखना होता है कि पेपर कहीं से मिस प्रिंट तो नहीं है, यानी कि फटा या कटा तो नहीं है। अगर पेपर में कोई जो क्वेश्चन है वो छपा हुआ नहीं है, ठीक से छपा हुआ नहीं है, तो हम पेपर को वापस कर सकते हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा प्रश्न पत्र कितने खंडों में विभक्त होकर आता है। तो जैसे कि हम सब लोग विदित हैं कि अभी तक के जितने भी हम लोगों ने पेपर दिए हैं बेटा, उसमें जो पेपर आ रहे हैं बेटा वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होकर आ रहे हैं बेटा। जो पेपर है बेटा वो 2 खंड में डिवाइड होकर आ रहे हैं, मतलब खंड ए और खंड ब में 2 भाग में विभाजित होकर आ रहे हैं बेटा। अब खंड ए में क्या आ रहा है बेटा, जैसे कि सभी पेपरों में हम लोगों को देखने के लिए मिला है बेटा कि खंड ए का जो भाग है बेटा उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं, जिनको क्या करना है बेटा, जिनके उत्तर हमें OMR शीट पर दिए जाने हैं। और 5वां दिशा निर्देश दिया गया बेटा, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें बेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों की करनी है, OMR शीट पर करनी है बेटा। OMR शीट को बड़े ही ध्यान से भरना है, क्योंकि बेटा OMR शीट में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, क्योंकि OMR शीट पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा वो 20 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। अगर OMR शीट में थोड़ी सी भी गलती हमारे द्वारा की जाती है तो यानी कि हम लोग अपने 20 नंबर से क्या कर सकते हैं बेटा, 20 नंबर का नुकसान हम खुद कर सकते हैं अगर OMR शीट को ठीक से नहीं भर रहे हैं तो OMR शीट को बड़े ही ध्यान से भरिएगा बेटा, क्योंकि OMR शीट अगर ध्यान से नहीं भरते हैं तो अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती हो जाती है बेटा, OMR शीट चेक होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और जिससे क्या होगा बेटा 20 नंबर हमारे ख़त्म हो सकते हैं, और 20 नंबर गेम चेंजर होते हैं बेटा। आगे देखिएगा बेटा, हमारे पास में जो 6ठे नंबर का यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मतलब दिशा निर्देश है खंड ब के लिए। खंड ब कितने अंक का है बेटा, 50 अंक का खंड ब, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो बेटा 70 नंबर का है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि लिखने वाला पेपर है बेटा, जो कि कॉपी पे लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको भी कितने भाग में डिवाइड कर रखा है बेटा, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2, यानी कि 2 भाग में इसको पेपर को डिवाइड किया है, एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न दिए गए हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोग इस पेपर को अभी देखेंगे किस तरीके से मानचित्र के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, और कौन सा भाग, क्योंकि बेटा मानचित्र का भाग और एक होता है बिना मानचित्र का भाग, तो 2 भाग दिए गए होते हैं। कौन सा भाग किन लोगों को करना होता है बेटा, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि मानचित्र का भाग कैसे लोगों को करना चाहिए और बिना मानचित्र का भाग कौन लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, मानचित्र दिए गए उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है बेटा। जो मानचित्र आपको दिए जाएंगे बेटा, उन मानचित्रों को करना जो अपनी उत्तर पुस्तिका की उसके साथ धागे से अच्छे तरीके से बांध देना है बेटा, क्योंकि अगर आप अपने मानचित्र को ठीक से नहीं बांधते हैं तो मानचित्र कहीं भी गिर सकता है बेटा, या फिर क्या होगा बेटा, कॉपी से अगर अलग होगा तो वो चेक नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपको मानचित्र के नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो मानचित्र को अपनी ठीक से मजबूती के साथ बांधना है कॉपी के साथ। जो धागा हम लोगों को कहाँ मिलेगा बेटा, जो कक्ष अध्यापक होंगे वो हम लोगों को एक धागा लास्ट टाइम में देंगे बांधने के लिए बेटा कॉपी को अपनी, ठीक है, या पिन अप कर सकते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। पिन से अच्छा होता है कि धागे से बांधने, क्योंकि पिन क्या होता है, छूट जाता है बेटा पेपर, ठीक है। अगला क्या दिया है बेटा हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है बेटा, मतलब जो दिशा निर्देश है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए होंगे बेटा। जो दृष्टिबाधित लोग होंगे, दृष्टिबाधित का मतलब है जिनकी जो नेत्र क्षमता होती है कम होती है बेटा, उनके लिए मानचित्र का कार्य नहीं करना होता, उनको क्या होता है लिखने के कुछ प्रश्न, उतने ही नंबर के लिखने के प्रश्न दे दिए गए होते हैं बेटा,
ठीक है। तो ये तो कुछ दिशा निर्देश थे बेटा हमें पेपर के बारे में कि पेपर को किस तरीके से करना है और किन लोगों को कौन से प्रश्न करने हैं बेटा। अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं बेटा। जैसे कि खंड ए की बात करते हैं, जैसे कि सभी लोगों को विदित है कि खंड ए में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बेटा? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ मिलने वाले हैं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ देना है बेटा? OMR शीट पर हम लोगों को उसका आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न किस तरीके से हम लोगों को दिए गए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 है बेटा, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है बेटा? तो एक क्वेश्चन दिया गया बेटा, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो जैसे कि हम लोगों को 4 प्रश्न दिए, 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा। बिस्मार्क, बे ऑप्शन दिया नेपोलियन, से दिया है ड्यूक मैटरनिक और दे दिया है ज्यूसेपी मौत्सिनी बेटा। तो जो भी ऑप्शन सही होगा बेटा उस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे बेटा? अपनी OMR शीट पर लगाएंगे। वैसे तो बेटा अगर मैं बताता हूँ 1815 की जो वियना संधि हुई थी तो उस वियना संधि से संबंधित बेटा नेपोलियन था। जो वियना संधि हुई 1815 की उसमें नेपोलियन को यहाँ पे संबंधित माना जाएगा बेटा उसको। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा बेटा, जो हमारा बे वाला ऑप्शन है बेटा खंड ए का, जो प्रश्न संख्या हम लोगों को दी गई है बेटा, पहला प्रश्न दिया गया है, तो पहले प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो नेपोलियन वर्ड होगा बेटा उसको क्या करेंगे बेटा? OMR शीट पर काला कर देंगे गोले को अपने। ठीक है, वैसे ही हम लोग प्रश्न नंबर 2 दिया है बेटा, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है बेटा? ठीक है, इसको देखेंगे बेटा, इसमें भी हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खंड ए में दिए गए सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। बे ऑप्शन दिया गया बेटा, सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। से ऑप्शन दिया गया बेटा, संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। दे ऑप्शन दिया बेटा, उपरोक्त में से कोई नहीं बेटा। तो ऑप्शन को देखेंगे हम लोग बेटा, जो भी ऑप्शन हमारा सही होगा उसको हम OMR शीट पर काला करेंगे बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 3 दिया गया बेटा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई बेटा? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए बेटा, बाढ़ के कारण, दूसरा दिया बेटा सूखे के कारण, तीसरा ऑप्शन दिया बेटा महामंदी के कारण, चौथा ऑप्शन दिया बेटा उपरोक्त में से कोई नहीं बेटा। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, जो सही होगा उसको लगाएंगे बेटा। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा बेटा, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था बेटा? अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं बेटा। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 5 क्या बोलता है हम लोगों से? प्रश्न संख्या 5 में बोल रहे हैं बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन दिया कठोर संविधान से, बी ऑप्शन दिया शक्तियों का केंद्रीकरण से, सी ऑप्शन दिया संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन से, डी ऑप्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय बेटा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बेटा। हम लोग प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया बेटा, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? मतलब समाज के अंदर जो विभाजन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो उसका विभाजन का कारण क्या होता है बेटा? धर्म, भाषा, ए और वे दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं बेटा। जो समाज में हमें विभाजन देखने के लिए मिलता है अलग अलग तरीके से, तो वो धर्म के आधार पर भी हमें विभाजन मिल सकता है बेटा, और भाषा के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? भाषा विभाजन करते हैं बेटा। तो जो ऑप्शन होगा बेटा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की, अगर प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करता हूँ ऑप्शन की, तो बेटा से वाला ए और बे दोनों तरीके से हम लोग क्या मिलता है बेटा? समाज में विभाजन देखने के लिए मिलता है। धर्म के आधार पर भी समाज बटा हुआ होता है बेटा, और भाषा के आधार पर भी क्या होता है बेटा? समाज बटा होता है। क्योंकि किसी भी समाज का जो विभाजन होता है वो संस्कृति के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, मतलब उसका विभाजन होता है बेटा। समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है। ठीक है, वैसे हम लोगों को दिया है बेटा प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, क्या दिया है प्रश्न संख्या 7। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है बेटा? लैंगिक विभाजन का मतलब होता है बेटा, जैसे कि स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, मतलब इस तरीके से लैंगिक विभाजन हम लोग जब करते हैं तो वो किस तरीके से होता है समाज के अंदर? तो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिका की संख्या में असमानता। तो जो लैंगिक विभाजन की बात करें बेटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा संख्या पर आधारित होगा बेटा। संख्या में असमानता को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, असमानता में। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था बेटा? ठीक है, तो जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन से बेटा। ठीक है, इसको देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे हम लोग। ड्यूक मैटरनिक, क्वेश्चन संख्या 9 क्या दिया बेटा? ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना बेटा? रूसों को,
विक्टर इमैनुअल कांट को, या कॉल्विन को, या ज्यूसेपी मॉत्सेनी को बेटा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग प्रश्न संख्या 10 दिया है बेटा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह ए ऑप्शन दिया बेटा, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, वैद्य व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, से दिया अवैध दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं बेटा। इसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं बेटा प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 क्या है बेटा, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है बेटा। जैसे ए भी है नवीनीकरण योग्य संसाधन है, अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, यह जैव संसाधन है, संभावी संसाधन है बेटा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 12 दिया है बेटा हम लोगों को। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है बेटा। तो भूमि संकुचन का मतलब होता है कि बेटा वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, जो उपजाऊ भूमि है वो खत्म होती चली जा रही है। उसका कारण क्या है बेटा, पंजाब के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, सभी जगह की नहीं, पंजाब की बात कर रहे हैं। तो गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचरण। तो बेटा पंजाब में भूमि संकुचन का मेन कारण है बेटा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण क्या हो गया बेटा, कुछ भूमि की जगह पे क्या हो गया बेटा, सिंचाई मतलब पानी की कमी हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है बेटा, वहाँ भूमि संकुचन होने के लिए मिल रहा है, मतलब उपजाऊ भूभाग खत्म होता चला जा रहा है बेटा, क्योंकि जब हम पानी को खींच लेते हैं तो नमी खत्म हो रही है बेटा भूमि के अंदर की। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा हम लोग अब प्रश्न संख्या 13 देखिएगा बेटा। प्रश्न संख्या 13 क्या बोलता है हम लोगों से। तो प्रश्न संख्या 13 है बेटा, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है बेटा। तो केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा प्रश्न संख्या 4, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है बेटा। ए ऑप्शन है रोजगार की परिस्थितियाँ, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम या स्वामित्व, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या पर बेटा। ऑप्शन को देखेंगे और हम लोग मतलब बेटा जो सही ऑप्शन होगा उसको ओएमआर शीट पर लगाएंगे बेटा। उसी तरीके से हम लोगों को पूछा बेटा 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है बेटा। भूक्षरण का मतलब समझते हैं क्या होता है बेटा, मिट्टी का कटाव होना, यानी कि भूमि का मृदा का मतलब क्या होना है, भूक्षरण होना, मतलब उपजाऊ भूभाग का खत्म हो जाना बेटा धीरे धीरे। तो भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, ये भूमि का योजनाबद्ध उपयोग होना। तो मैंने बताया था बेटा अभी आपको क्या बताया था बेटा, भूमि का अनुपजाऊ होना मतलब भूक्षरण कहलाता है, मतलब उपजाऊ भूभाग का खत्म हो जाने के कहलाता है बेटा, भूक्षरण से तात्पर्य है उसका। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा बेटा वो सही होगा हमारा। ठीक है ना। ऐसी 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है बेटा। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए बेटा, जो ऑप्शन सही होगा बेटा उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है। वैसी प्रश्न संख्या 17 दी गई बेटा, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है बेटा। ठीक है। ए वाला ऑप्शन है उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य है, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। से वाला ऑप्शन है अधिक मजदूरी, और द ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं बेटा। देखेंगे जो भी ऑप्शन सही होगा उसको ओएमआर शीट पर हम बड़े ध्यान से भरेंगे बेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन संख्या 8 दिया है बेटा हम लोगों को। प्रश्न संख्या है 18, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो 4 ऑप्शन इसके भी बेटा, क्योंकि बार बार इनको पढ़ेंगे हम लोग ऑप्शनों को, क्या हुआ बेटा टाइम लगेगा। ठीक है। पेपर को देखिएगा और खुद पढ़िएगा बेटा इसको। ठीक है। रोक रोक के स्क्रीन को आप देख सकते हैं और इसके प्रश्न को आप हल कर सकते हैं बेटा घर पे। ठीक है। अगर यदि आपको ये नहीं पेपर को ओएमआर शीट पर करना है बेटा, तो ओएमआर शीट का लिंक हम लोगों ने क्या है, हमारी ओएमआर शीट कैसे भरने वाली एक वीडियो है बेटा, उसकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना रखी है, उस वीडियो पे जाइएगा बेटा, क्लिक कीजिएगा। उसी के डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या दे रखी है बेटा, आपको ओएमआर शीट दे रखी है बेटा। ओएमआर शीट को डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद क्या कर सकते हैं बेटा, हम ओएमआर शीट को डाउनलोड करिएगा और घर बैठकर अपने जो प्रश्न होंगे बेटा उनको ओएमआर शीट पर भर कर देखिएगा। इससे प्रैक्टिस हो जाती है बेटा, और प्रैक्टिस होने के बाद क्या होता है बेटा, हम प्रश्नों को जल्दी हल कर लेते हैं पेपर में बैठकर। ठीक है। और गलती होने के चांस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं जब हम अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा देते हैं बेटा। वैसे प्रश्न संख्या 19 दिया है बेटा हम लोगों को, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है बेटा, कोयला, भूतापीय ऊर्जा, ए और ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन दिया बेटा 20 नंबर का हम लोगों को, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 4 ऑप्शन हम लोगों को बेटा इसमें भी दिए हैं बेटा, जो 4 ऑप्शन सही होंगे इसको देखना है बेटा। ये हमारा क्या था बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि खंड ए का लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर का, जिसमें हम लोगों से पूछा है बेटा वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़े ध्यान के साथ बेटा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी कीजिएगा बेटा। ठीक है।
और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करना बेटा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्या बेटा 1 नंबर का है, कुल मिला के 20 नंबर के क्वेश्चन हमारे ये होने वाले हैं जो बेटा जो ओएमआर शीट पर हम लोग भरेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम लोग अपने अगले खंड की ओर, यानी कि खंड ब की ओर बेटा। अब खंड ब में क्या है बेटा, जैसे कि हम लोगों को पता है कि इसमें 50 नंबर का खंड ए हम लोगों को ब दिया होता है बेटा, क्योंकि खंड 20 नंबर का होता है, क्योंकि पूरा पेपर कितने अंक का होता है बेटा, 70 अंक का पूरा पेपर होता है, जिसमें 50 अंक का हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, तो खंड ब में देखिएगा बेटा क्या है, वर्णात्मक वन बेटा, उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखने हैं। जो वर्णात्मक भाग होगा बेटा हमारा वन वाला, वर्णात्मक पहले भाग का जो है बेटा 80 जो शब्द होंगे उसमें हमें क्या करना है बेटा, उसका उत्तर लिखना है बेटा। तो जैसे कि पहला प्रश्न दिया है बेटा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए बेटा। तो 4 नंबर का ये प्रश्न हम लोगों को दिया है बेटा। ठीक है, ये बेटा अथवा में हम लोगों को क्वेश्चन दिया बेटा, अथवा में क्या दिया बेटा, 1928 से 1934 के मध्य वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए बेटा। यानी कि जो क्वेश्चन हम लोगों को दिए हैं बेटा उसमें क्या दिया बेटा, 2 क्वेश्चन हम लोगों को दे दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन है बेटा उसको या तो आप इस वाले प्रश्न को करिएगा, या फिर क्या है बेटा अगर इस वाले प्रश्न को नहीं करते हैं बेटा, ठीक है, मान लें कि इसको आपने छोड़ दिया बेटा, तो क्या करना बेटा, अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, नीचे वाले को, ठीक है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो बेटा इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऊपर वाले को। तो जो सा भी करना है बेटा एक करना है, या तो ये वाला करो बेटा या फिर ये क्वेश्चन करिएगा बेटा। ठीक है, तो जो सा भी प्रश्न करेंगे बेटा उस पर हमें 4 नंबर मिल जाएंगे बेटा। इस तरीके से 80 शब्दों में हम लोगों को इसका उत्तर लिखना है बेटा। शब्दों का भी ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसे नहीं कि हम लोगों को पता चला पेपर भर के डाल दिया पूरा 250-300 शब्द लिख दिए बेटा। नंबर कितने मिलने बेटा, 4 ही मिलने चाहे कितने लिखे। तो हमें क्या करना बेटा, लिमिट, शब्दों की लिमिट देखनी है। 80 से 90 शब्द लिख सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 80 शब्द लिखने के लिए आए हैं, अगर आपने 70 लिख दिए हैं तो भी आपके नंबर पूरे मिलने वाले हैं बेटा। ठीक है, 80 शब्द लिखने के लिए बोला है, 90 लिख दिए तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आपने ऐसे कर दिए बेटा 120 लिख दिए, 150 लिख दिए, तो क्या होगा, नंबर चांस कट जाते हैं, नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं बेटा। ठीक है, वैसे हम लोगों को दिया बेटा प्रश्न संख्या 2 दिया है बेटा। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है बेटा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है बेटा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि जो सत्ता की साझेदारी है बेटा वो क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है बेटा, इस कथन की विवेचना करनी है। 4 नंबर का ये प्रश्न दिया गया है बेटा हम लोगों को। ठीक है, अब क्या है बेटा, इसी तरीके से हम लोगों को अथवा का क्वेश्चन दिया है बेटा। क्या दिया है, अथवा वाला क्वेश्चन, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। मतलब जाति में राजनीति की क्या भूमिका है और राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। ठीक है ना, जाति में राजनीति की भूमिका और राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, दोनों की भूमिका की विवेचना करके बतानी है बेटा हम लोग को। ये या तो फिर क्या करना बेटा, ये तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन करिएगा आप, ये अगर ये नहीं कर पाते हैं बेटा, ठीक है, तो क्या करना है बेटा हम लोगों को, ये नीचे वाला जो अथवा में हम लोग को क्वेश्चन दिया है इसको करना है। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाते नीचे वाला तो ऊपर वाला कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कोई सा भी एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं बेटा। 4 नंबर हम लोगों को यहाँ से मिलेंगे, कोई एक ही प्रश्न करना है बेटा। या तो ऊपर वाला करिएगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए, या फिर हम लोगों को बेटा नीचे वाला क्वेश्चन करना है, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए बेटा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। 4 नंबर का प्रश्न हम लोगों को ये दिया गया बेटा। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया बेटा, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न दिया गया बेटा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है बेटा। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत प्रकट कीजिए बेटा, या मत स्पष्ट कीजिए बेटा। यानी कि आर्थिक विकास, यदि कोई भी राज्य या कोई भी देश क्या करना चाहता है बेटा, अपना आर्थिक विकास करना चाहता है, तो एक ऊर्जा एक आधारभूत स्रोत है बेटा। ठीक है ना, ऊर्जा एक आधारभूत स्रोत है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए बेटा, या उसके लिए उपाय अपनाने चाहिए। तो इसका मत स्पष्ट कीजिए बेटा, क्योंकि मान लें कि कोई राज्य है, कोई देश है, उसको अपना आर्थिक विकास करना है, तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा ही एक मात्र आधारभूत आवश्यकता होती है बेटा इसकी। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। मतलब ऊर्जा संरक्षण हेतु, मतलब तो ऊर्जा को संरक्षित कैसे किया सकता है बेटा, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, मतलब उसके लिए कुछ उपाय बताने हैं। ठीक है,
या फिर क्या करना है बेटा, अथवा वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं बेटा, इसके 4 नंबर मिल जाएंगे। या फिर क्या कर सकते हैं बेटा, ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या बोल रहा है बेटा, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए बेटा। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी क्या दिया बेटा हम लोगों को, इस क्वेश्चन का जवाब भी हम लोगों को देना है बेटा। और ये भी कितने अंक का दिया है बेटा, 4 नंबर का हम लोगों को पेपर दिया है। ठीक है, अब अथवा वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 4 दिया है बेटा हम लोगों को। क्वेश्चन संख्या 4 क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। या तो ये क्वेश्चन करना था बेटा, या फिर क्या करना बेटा हम लोगों को, अथवा वाला क्वेश्चन करना है। क्या दिया है देखिए अथवा वाला क्वेश्चन, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संपेक्ष में विवेचना कीजिए बेटा। 4 नंबर का ये प्रश्न दिया है बेटा हम लोगों को, यानी कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं ये हम लोगों को बताना है बेटा। ठीक है, सभी को पता है बेटा, इनके आंसर कितने में देने बेटा, 80 शब्दों में हम लोगों को इनके उत्तर देने हैं बेटा। ठीक है, वैसे देखिएगा बेटा हम लोग वर्णनात्मक नंबर 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वर्णनात्मक नंबर 2 किसे कह रहे हैं। ठीक है, वर्णनात्मक नंबर 2 है। उत्तर लगभग कितने में देने बेटा, इसके 150 शब्दों में। जो वर्णनात्मक 1 था बेटा, उसके प्रश्न जो थे वो 80 शब्दों में देने थे। अब जो हम लोगों को इनके उत्तर देने हैं वो लगभग 150 शब्दों में देने हैं बेटा। प्रश्न संख्या 5 दिए गए बेटा हम लोगों को, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, इसे इन्होंने क्यों स्थगित कर दिया है बेटा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा है, या तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, मतलब कौन कौन से कारण थे असहयोग आंदोलन चलाने के। तो हम लोग बता सकते हैं असहयोग आंदोलन चलाने के क्या कारण थे बेटा। तो पता है हमारा सबसे पहले तो हम लोग मतलब आज़ादी चाहते थे, ये भी एक कारण था। दूसरा क्या था बेटा, जो लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, अत्याचारों को कम करने के लिए बेटा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, ये कारण हो सकते हैं बेटा असहयोग आंदोलन चलाने के। ठीक है, जो किसानों के ऊपर मतलब कर लगाए जा रहे थे बेटा, ये भी एक कारण था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, असहयोग आंदोलन चलाने के कारण थे। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया बेटा, स्थगित करने के भी कारण थे बेटा अपने। ठीक है, स्थगित कर दिया इन लोगों ने, क्या थे, गांधी जी ने स्थगित क्यों किया, जैसे कि मतलब चोरी चोरा कांड हो गया है। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब बहुत सारी घटनाएं घटित हो गई, अहिंसा हो गई, क्योंकि जो मतलब हिंसा हो गई बेटा, क्योंकि गांधी जी कहते हैं अहिंसावादी थे। अब जहाँ हिंसा देखी, ठीक है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े बढ़े, तो गांधी जी ने क्या कर दिया बेटा, आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो ये इसके कारण हो सकते हैं बेटा वापस होने के। ठीक है, अब या फिर क्या करना बेटा, अथवा वाला क्वेश्चन करना है हम लोगों को। क्या दिया है, सत्याग्रह क्या अर्थ है बेटा, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे बेटा। तो सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, मतलब कुल मिलाकर 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। कितने शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में हम लोगों को ये क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। ये विशेष तौर से ध्यान देना है बेटा, अगर शब्द सीमा हम लोगों को बताई गई है तो शब्द सीमा का विशेष ध्यान हम लोगों को रखना होता है बेटा। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न दिया गया बेटा हम लोगों को। अगला प्रश्न क्या दिया गया देखते हैं अभी हम लोग, प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 6 दिया बेटा, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है बेटा, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए बेटा। या तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, या फिर बेटा अथवा में हम लोगों ने प्रश्न दिया, वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है बेटा। 6 नंबर का क्वेश्चन ये दिया है बेटा हम लोगों को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 दिया है बेटा हम लोगों को कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है बेटा। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए बेटा। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 150 शब्दों में लिखना है इसको भी। या फिर क्या करना बेटा, अथवा वाला क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को देना है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए बेटा।
भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख कीजिए। मोटे अनाज का मतलब कौन सा होता है बेटा? जैसे ज्वार, बाजरा है, ठीक है ना, ये सब क्या है? हमारे मोटे अनाज है बेटा। मक्का, ठीक है, इनका उल्लेख करना है हम लोगों को। अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी बेटा? मतलब कैसी ज़मीन, मतलब कैसी मिट्टी में ये उगाए जाते हैं, कौन सी जलवायु में उगाए जाते हैं, ठीक है ना, कितने मतलब अधिक नमी वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं कि मतलब कम नमी वाले क्षेत्र में उगाए जा सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है बेटा इसमें। इसका आंसर भी कितने में देना है बेटा? हम लोगों को 150 शब्दों में देना है बेटा। मोटे अनाज का मतलब ये नहीं कि बेटा मोटी चावल है उसके बाद करें, नहीं। मोटे अनाज का मतलब जैसे ज्वार है, मक्का है, बाजरा, ये सब क्या है बेटा? ये सब मोटे अनाज में आते हैं बेटा, ठीक है। तो अब ये मोटे अनाज जो है उसकी पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी, मतलब कहाँ कहाँ इसको उगाया जा सकता है बेटा? उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए बेटा, ये भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। जलवायु कैसी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए इस भूमि को, मतलब फसल को उगाने के लिए, तो ये सब क्या होती है? इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं बेटा फसल उगाने की, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 8 है बेटा, असंगठित क्षेत्र से श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है? कारण उत्तर दीजिए बेटा। 6 नंबर का क्वेश्चन ये है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव विकास सूचकांक क्या है बेटा, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स क्या है बेटा, ठीक है। मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए बेटा। तो मानव का विकास हो रहा है बेटा, ठीक है ना। ये सूचकांक क्या है बेटा? मतलब सूचकांक ये होते हैं जैसे कि मतलब उसको भरपेट खाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वह अपने बच्चों को उचित शिक्षा की व्यवस्था कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये मानव विकास के क्या है बेटा? सूचकांक है बेटा। मतलब वह अपना भरपेट खाना खाता है नहीं खा पा रहा है, ठीक है, दोनों टाइम का, वह अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाता है नहीं उठाता है, ये मानव विकास के अंतर्गत चीज़ें रखी जाती हैं बेटा, ठीक है। मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन कीजिए। अवयव कौन कौन से होंगे? जैसे कि मैंने बताया कि भरपेट भोजन खा पाता है नहीं खा पाता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति, उसको वह अपने बच्चों के लिए मतलब शिक्षा की सही व्यवस्था कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वह अपनी बीमारी में मतलब उचित स्वास्थ्य की मतलब इलाज करवा सकने में सक्षम है या नहीं, ये सब क्या है बेटा? मानव विकास सूचकांक के अवयव होंगे बेटा, ठीक है। इन सभी को हम लोग देखेंगे बेटा। प्रश्न संख्या 8 है जो कि हमारा क्या है बेटा? ये वर्णनात्मक का भाग का लास्ट हो जाता है बेटा। अब हमारा जो भाग शुरू होता है बेटा, मानचित्र संबंधी प्रश्नों के ऊपर भाग शुरू होता है बेटा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? जो मानचित्र हम लोग को दिया गया होगा बेटा उस पर हम लोग को इसके उत्तर देने हैं बेटा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है बेटा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है बेटा। 1/2 का मतलब समझ रहे हैं बेटा? आधा नंबर तो बेटा मिलता है हम लोग को जगह का, जहाँ जगह है बेटा उसको सही करके इंडिकेट करने का बेटा, ठीक है। फिर उसका नाम लिख देना हम लोग को, जैसे जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, यानी कि पंजाब में हुआ था बेटा, अमृतसर की बात लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। और इंडिकेशन दे देंगे बेटा कि कहाँ पे है बेटा, ठीक है। पंजाब लिख दिया, इंडिकेशन अमृतसर बता दिया, ठीक है। आधा नंबर किसका? नाम बताने का मिल गया, और आधा नंबर हमें मैप पे उसको इंडिकेट करने का मिल गया, मतलब बेटा जहाँ पे हम लोग उसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है, ऐसे एक बिंदु के द्वारा, जैसे कि इन्होंने चिन्ह बताया बेटा, ठीक है। जैसे मान लें कि मैप दिया है बेटा हम लोगों को, ठीक है, तो मैप पे हम लोग क्या करना बेटा? उसको इंडिकेट कर देना है, ठीक है। और उसी का 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिल जाएगा, और आधा नंबर हमें उसका नाम लिखने का मिलेगा, तो पूरा 1 नंबर मिल जाएगा बेटा, ठीक है। वैसी खंड ख दिया है बेटा, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया बेटा, ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। घ वाला ऑप्शन दिया है बेटा, वह स्थान जहाँ सूती मील श्रमिकों ने सत्याग्रह किया बेटा। अणे वाला दिया है बेटा, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये क्वेश्चन हम लोग क्या दिए बेटा? 5 क्वेश्चन दिए हैं बेटा, क्योंकि मानचित्र 5 नंबर का हो गया बेटा इस तरीके से हमारा, ठीक है। तो 2 मानचित्र भरने हैं बेटा हम लोगों को, 1 मानचित्र कंप्लीट हो जाता है बेटा हम लोगों का प्रश्न संख्या 9 के लिए। अब वैसे ये होता है बेटा हमारे पास में, अब ये कुछ जो क्वेश्चन दिए हैं बेटा, ये क्वेश्चन हम लोगों को नहीं करने बेटा, ये वाला पार्ट जो है ये हम लोगों के लिए नहीं है बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा? उनको जो दृष्टिबाधित लोग हैं, यानी कि दृष्टिबाधित का मतलब जिनकी नेत्र क्षमता कम है बेटा, ठीक है, तो उन्हें मैप भरने के लिए नहीं जाता, उन्हें खाली क्या होता है बेटा? नाम लिखने के लिए आता है। 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? तो वो सीधा सीधा लिख देंगे बेटा, ठीक है, अमृतसर। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से आरंभ किया बेटा? ठीक है, डांडी। नील की खेती करने के वाले किसानों ने किसान आंदोलन कहाँ आरंभ किया? चंपारण हो गया बेटा। सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया? मतलब ये बता सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये बता सारे मतलब उनको बताना है, खाली उनको मैपिंग पे नहीं भरना है बेटा, ठीक है। मैप उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो
जो है मतलब दृष्टिबाधित लोग हैं, ठीक है। अगला मैप है बेटा मानचित्र कार्य करने के लिए दिया बेटा प्रश्न संख्या 9 का ही ख वाला ही पार्ट है बेटा, ठीक है। उसमें क्या बताया बेटा हम लोगों को पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना बेटा, ठीक है ना। उसका चिन्ह बताने देना, ऐसा चित्र जैसे कि चिन्ह ये दिया है बेटा किसका, उद्यान का चिन्ह दिया है और उसका नाम बता देना बेटा, ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा। नंबर 2 है नर्मदा नदी पर बना बांध, ऐसे करके चिन्ह बनाना है बेटा हम लोगों को और नाम बता देना बेटा उसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बेटा महानदी के लिए चिन्ह बताना है और उसका नाम सहित बताना है कि महानदी कहाँ पे है बेटा, ठीक है, भारत में मानचित्र पे। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र बताना है बेटा, कोयला क्षेत्र का जो चिन्ह बनाना है वो ऐसे बनाना है और चिन्ह के द्वारा नाम बताना कि भैया झारखंड में जो कोयला है वो किस स्थान पर पाई जा रही है, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 5 दिया है बेटा इसी का, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन बोले तो बेटा बंदरगाह, और बंदरगाह किसे बोलते हैं बेटा, जहाँ जहाज आकर रुकते हैं बेटा, जहाज आकर रुकते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं, पत्तन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पत्तन बोलते हैं, यानी कि बंदरगाह। उसको इस तरीके से चिन्ह के द्वारा दिखाना है और उसका नाम बताना है बेटा, तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। कुल मिला के 5 नंबर का ये होगा बेटा। तो मानचित्र कार्य भी कितने नंबर का बेटा, 10 नंबर का मानचित्र कार्य आ रहा है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर में से 10 नंबर का मानचित्र कार्य है बेटा। अगर मानचित्र कार्य को बड़े ही ध्यान से आप करते हैं बेटा तो क्या होगा बेटा, आपको 10 नंबर तो मानचित्र भरने के मिल जाएंगे। और मानचित्र को खाली मत छोड़िएगा बेटा, भर के जरूर आएगा, उस पर नंबर जरूर मिलते हैं बेटा मानचित्र पे हम लोगों को, ठीक है। अगर नाम भी इंडिकेट कर दिया बेटा तो भी आपको नंबर मिलेगा मिले बेटा, ठीक है। अगला देखिएगा बेटा, आप कुछ नहीं है बेटा, अब दृष्टिबाधित लोगों के लिए इन्हीं क्वेश्चनों को दिया गया, इनको मैप पे नहीं भरेंगे बेटा बल्लू लोग, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या करना है, दृष्टिबाधित लोगों को यही क्वेश्चन करने हैं, बस इनका उनको 1-1 नंबर मिल जाएगा बेटा उस चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो 3 मार्च को बेटा ये पेपर होने वाला है, बड़े ध्यानपूर्वक बेटा तैयारी कीजिएगा, ठीक है, मेहनत करिएगा और ये पेपर आपका लास्ट होगा, ठीक है। हम यही कामना करते हैं बेटा कि आप अच्छे नंबरों के साथ क्या हो बेटा, परीक्षा में पास हो, अपने घर वालों का, अपने माता पिता यानी कि अपने गुरुजनों का और अपने पड़ोसियों का, अपने आसपास के लोगों को क्या करें बेटा, नाम रोशन करें, अपने जहां आप रहते हैं बेटा उस क्षेत्र का नाम रोशन करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।